आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, आज स्पेसिफिकली हमने जो ट्रेनिंग डिजाइन किया है वो इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप एक मार्केटिंग तौर पे, एक मार्केटिंग या मैं आपको एक इजी तरीका बताना चाहता हूँ कि किस तरीके के लोगों को आप इजीली कैसे अप्रोच करें ताकि आपके बिजनेस को आप एनहांस कर सकें और डबल पीवी का फायदा कैसे उठा सकते हैं। देखिए, डबल पीवी का फायदा तभी होगा जब आप या आपके टीम जब एयर प्योरीफायर परचेज करेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे उतना ही, या जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप परचेज कराएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम किस कैटेगरी के लोगों को टारगेट करेंगे। स्टार्ट करता हूँ मेडिकल फ्रेटर्निटी। अगर मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात करूं तो मेडिकल फ्रेटर्निटी में आज की डेट में दो तरीके से डिवाइडेड है। एक है हमारा मेडिकल फ्रेटर्निटी जो कोरोना वायरस या कोविड केयर के लिए लगे हुए हैं। दूसरा है जो आउटसाइड कोविड केयर है, मतलब जो जैसे मान लीजिए डेंटिस्ट है, या आप मान लीजिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, चश्मे का, राइट, जो जनरल फिजिशियंस है, जनरल प्रैक्टिशनर्स है, या मान लीजिए पैथोलॉजी लैब्स है। तो ऐसे जो लोग हैं इनको आप अभी अप्रोच कर सकते हैं। कैसे अप्रोच कर सकते हैं मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली बात, आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये WHO का एक आर्टिकल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक आर्टिकल है जिसमें ये कहा जाता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 या वायरस, मतलब आप मान लीजिए कि आपके घर के पास जो डॉक्टर्स है, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, आंखों के डॉक्टर हो, या जनरल प्रैक्टिशनर, उनको उनके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन वो पेशेंट किस तरीके की इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं वो हमें नहीं मालूम। ठीक है ना। आप सभी ओके, गुड। अभी अभी जो है चैट बॉक्स का आप यूज मत करें, और मेरा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप क्वेश्चन को आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स आज की डेट में सबसे ज्यादा चिंतित है। वो इसलिए चिंतित है कि उनको पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन करनी है। आज जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का रूल है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वो उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको पेशेंट से इंटरेक्ट करना है, उनको पेशेंट से मिलना है। तो ये जो आर्टिकल है इसमें ये कहा गया है कि ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिशन, आप इस बात को थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करता हूँ कि अगर कोई आदमी जैसे बात करता है, अगर कोई आदमी छींकते हैं, सांस लेते हैं, खांसते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो मॉइस्चर है, हमारे शरीर के अंदर कई तरीके के बैक्टीरिया या वायरस इस मॉइस्चर के जरिए, मॉइस्चर के साथ हवा में निकलते हैं और क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। कैसे? मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के आप मान लीजिए आपके टीम में कोई डॉक्टर है, उनके पास कोई पेशेंट आया है, हमें नहीं पता वो पेशेंट क्या किस तरीके का इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये भी कहते हैं कि ये आंखों के जरिए, मुंह के जरिए या सांसों के जरिए ये इन्फेक्शन आ सकते हैं। ये सिर्फ मैं कोरोना वायरस या कोविड-19 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, जो मैं जनरल क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक डॉक्टर के लिए क्रॉस इन्फेक्शन कितना थ्रेटनिंग हो सकता है। अभी जैसे कोरोना वायरस है, कुछ दिनों बाद निकल जाएगा, बट ये जो क्रॉस इन्फेक्शन है ये शायद रह जाएगा, ये इसका खतरा रह जाएगा। तो ये एक सही मौका है उनको इसके बारे में अवगत कराने के लिए, उनको इस बारे में बताने के लिए। इस आर्टिकल में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो क्रॉस इन्फेक्शन है इसको कैसे रोका जा सकता है। तो इन्होंने कुछ सजेशंस दिए। सबसे पहला सजेशन इन्होंने दिया कि आप एयर की डिस्टरबेंस करिए, मतलब एयर को हिला दीजिए। मान लीजिए डॉक्टर का चेम्बर है, आप एयर को मूवमेंट कराइए। मूवमेंट कैसे कर सकते हैं? आप मूवमेंट सीलिंग फैन से कर सकते हैं या आप एयर कंडीशनिंग से कर सकते हैं। लेकिन चाहे वो सीलिंग फैन हो, चाहे वो एयर कंडीशनिंग हो,
उससे एयर की मूवमेंट तो होगी, लेकिन खास करके ये जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ये एक मेडिकल टर्म है, लेकिन कहने का मतलब है क्रॉस इन्फेक्शन। अगर आप सिंपल टर्म्स में देखें, ये जो एयर कंडीशनिंग या सीलिंग फैन से आप उसको सर्कुलेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस इन्फेक्शन को रिड्यूस नहीं कर सकते। मतलब वो पूरे रूम में फैल जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। हो सकता है पहले एक जगह कंसेंट्रेटेड था, अब वो डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन इन्फेक्शन कमरे के अंदर रह जाएगा। लेकिन अगर आप उस कमरे में एयर प्योरीफायर लगाते हैं, तो एयर प्योरीफायर के अंदर जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जो हेपा फिल्टर है, प्री फिल्टर है, उसके जरिए आप क्रॉस इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सारे के सारे एयर प्योरीफायर तो एक जैसे होते नहीं है। एयर प्योरीफायर का जो है परफॉर्मेंस भी मैटर करता है कि एयर प्योरीफायर कैसे डिजाइन किए गए हैं। तो मैं आपको एक वीडियो अभी दिखाना चाहता हूँ, एक छोटा सा वीडियो। आप ये देखिए कि हमारा प्रोडक्ट जो वेस्टीज का शार्प एयर प्योरीफायर है, वो किस तरीके से एक यूनिक एयर फ्लो देता है। यूनिक एयर फ्लो के कारण जो है आपको बेटर एफिशिएंसी मिलता है एक कमरे के अंदर, खास करके डॉक्टर्स के लिए। मैं मोटा मोटा आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। क्रॉस इन्फेक्शन को रिड्यूस करना। क्रॉस इन्फेक्शन का रिडक्शन जो है सीलिंग फैन या एयर कंडीशनर से हो नहीं सकती, लेकिन एयर प्योरीफायर से हो सकती है। लेकिन सारे एयर प्योरीफायर एक जैसे नहीं होते। एयर प्योरीफायर वही कामयाब होता है जो एक बेटर एयर सर्कुलेशन देता है। अगर एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, आप क्रॉस इन्फेक्शन को कैसे रोकोगे? तो आप ये देखिए कि शार्प का एयर सर्कुलेशन बेटर कैसे है। छोटा सा वीडियो है, 1-1.5 मिनट का। दोस्तों, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्योरीफायर में एयर फ्लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन है, और बाकी कंपटीशन के केस में क्या होता है कि हवा ऊपर की तरफ फेंकता है या 360 डिग्री सर्कुलेशन को क्लेम देते हैं, जिससे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। जो कि आप इससे देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं, जिससे कि शार्प के यूनिक एयर फ्लो सिस्टम ऑन हो गया है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है, और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है, वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है, दूसरे ब्रांड से बेटर है। और हर एक कोने कोने से हम इम्प्योरिटीज को खींच के ला सकते हैं, और हमारे प्लाज्मा क्लस्टर भी जो एक एक्टिव प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, कोने कोने में प्लाज्मा क्लस्टर को भी पहुंचा सकते हैं। तो मैं रिपीट करता हूं जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स के लिए क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा बहुत कॉमन है। आज आपके सामने जो है आज आपके सामने कोरोना वायरस का थ्रेट है, लेकिन आप पूरे साल देखेंगे क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा तो रहेगा। तो क्रॉस इन्फेक्शन का WHO ने आर्टिकल में ये कहा, क्रॉस इन्फेक्शन को एयर की डिस्टर्बेंस करके रिड्यूस कर सकते हैं। एयर की डिस्टर्बेंस आप सीलिंग फैन से कर सकते हैं, एसी से कर सकते हैं, लेकिन उससे क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा रिड्यूस नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर आप सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा जो है सीलिंग फैन से या एयर कंडीशनर से रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप एयर प्योरीफायर लगाते हैं तो फिल्ट्रेशन सिस्टम के जरिए वो क्रॉस इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकता है, या जैसे हमारे पास प्लाज्मा क्लस्टर है। लेकिन एक चीज और, कि सारे एयर प्योरीफायर एक जैसे नहीं होते। आपने देखा शार्प प्रेस्टीज का एयर प्योरीफायर एक बेटर एयर सर्कुलेशन देता है, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला कैटेगरी कि ऐसे मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को अप्रोच करिए,
और उनको ये कहिए कि क्रॉस इन्फेक्शन आज के टाइम में भी और आने वाले टाइम में भी आप एयर प्योरीफायर से कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और हमारा एयर प्योरीफायर एक बेटर परफॉर्मेंस कैसे देता है, ठीक है ना। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब मैं एक और बहुत जरूरी पॉइंट पे आता हूं कि हम जो है किन कैटेगरी के लोगों को टारगेट कर सकते हैं और कैसे टारगेट कर सकते हैं, एक एक करके धीरे धीरे बताऊंगा कि अच्छा वीरेंद्र जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि आज का जो सेशन है वो सिर्फ एयर प्योरीफायर के लिए रखेंगे या सारे ही करने हैं? वीरेंद्र जी, दीपक जी, एनीवे मैं एयर प्योरीफायर के बारे में करता हूँ। हाँ, ये जो वीडियोस है ये मैं आपको अपने ये जो वीडियोस आपको शार्प इंडिया यूट्यूब चैनल है उस पे मैं आपको जो भी वीडियोस दिखाऊंगा वो आपको मिलेगा। ये मैंने आप चैट बॉक्स में लिख दिया शार्प इंडिया यूट्यूब चैनल, वहां पे आपको ये वीडियोस मिलेंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आपको मालूम है कि दिल्ली जो है एक सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर है। मैं प्योरली आज के प्रेजेंटेशन, कुछ लोग लेट ज्वाइन किए हैं आज, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आज का जो प्रेजेंटेशन होगा वो प्योरली मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली एनसीआर, हम लोग सब जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। इंडिया का नहीं, सिर्फ वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर है दिल्ली एनसीआर। और ये जो पिक्चर्स आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं, ये लॉकडाउन के 3-4 दिन के बाद के पिक्चर्स है। ठीक इसी तरीके से आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे आपके शहर में। जैसे कल एक आर्टिकल आया था कि सहारनपुर से आपको देहरादून के जो पहाड़ है वहां विजिबल हो रहा है, मतलब माउंटेन रेंज सहारनपुर से विजिबल हो रहा है, जो पहले 10 साल में कभी विजिबल नहीं हो रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि पहले जब हम एयर प्योरीफायर किसी को प्रमोट करने जाते थे, वो लोग हमें ये रिफ्यूज कर देते थे कि कहाँ पोल्यूशन है, पोल्यूशन का तो कोई नामो निशान नहीं है, कहाँ है, हम जिंदा तो है, क्या जरूरत है एयर प्योरीफायर का। तो आज हमारे पास एक कंपैरिजन है, बहुत अहम पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले जो है हमारे पास कंपैरिजन नहीं था। पहले लोगों को मालूम नहीं था कि पोल्यूशन क्या है या पोल्यूशन का मतलब क्या है, पोल्यूशन हमें नुकसान किस तरीके से पहुंचाता है। लेकिन थैंक्स टू लॉकडाउन कि हमें आज ये मालूम चला है कि पोल्यूशन क्या होता है, और 3-4 दिन के लॉकडाउन के अंदर, 5 दिन के लॉकडाउन के अंदर हमें किस तरीके का एक ड्रास्टिक एनवायरनमेंट में चेंज आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये दिल्ली एनसीआर के फोटोग्राफ्स है। मैं समझता हूँ कि आपके भी शहर में आपने इसी तरीके के डिफरेंस महसूस किए होंगे। तो अब जो है प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले जो लोग आपको रिफ्यूज कर चुके थे कि एयर प्योरीफायर की जरूरत नहीं है, कहाँ, हम तो सांस तो जिंदा है, सांस तो ले रहे, लेकिन अब प्लीज आप उनके पास दोबारा से अप्रोच करिए और आप उनको ये कहिए कि देखिए लॉकडाउन के बाद एक ड्रास्टिक चेंज आया है एयर क्वालिटी में। ये क्यों आया है? पहले हमारे पास मालूम नहीं था। अब जैसे लॉकडाउन हुआ है, गाड़ी नहीं चल रही है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, फैक्ट्री नहीं चल रहा है, तो हवा में एक बदलाव आया है, जो आप बैल्कनी में जाएंगे, आप छत पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा। लेकिन अब जो है हमें पता लग रहा है कि हम लॉकडाउन से पहले किस तरीके के जहरीले हवा में सांस लेते थे। अब आप कहीं बैल्कनी में जाके सांस लेंगे तो आपको आराम मिलेगा, आप छत पे जाइए तो आपको अच्छा लगेगा सांस लेने में, आपको लगेगा कि हाँ यार कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। तो अब ये कंपैरिजन जो अवेलेबल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग आपको एयर प्योरीफायर पहले मना कर चुके थे, अब उनको बताइए कि आप 24 घंटे, हम लोग जो सांस लेते हैं, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि हम लोग दिन में, हम लोग पर डे 11,000 लीटर एयर हम कंज्यूम करते हैं। 11,000 लीटर। हम 3 चीज एनवायरनमेंट से लेते हैं, फूड, एयर एंड वाटर, जिसमें से हवा जो है सबसे ज्यादा है 11,000 लीटर। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर रोज आता है। मतलब लॉकडाउन से पहले, अब जैसे लॉकडाउन टेम्पररी है, अब एक्सटेंड हो गया है खैर, लेकिन लॉकडाउन के बाद फिर हम वही सिचुएशन में चले जाएंगे, फिर वही जहरीले हवा। मतलब 11,000 लीटर पोल्यूटेड एयर हम लोग रोज लेते हैं, इनहेल करते हैं। तो क्या ये पोल्यूटेड एयर हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? सवाल ये है कि ये जो 11,000 लीटर है, उसके अंदर के इम्प्यूरिटीज जो आती है उसको रोकने के लिए हमारे पास एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम। एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ हवा के जरिए जो इम्प्यूरिटी शरीर के अंदर आती है उसे रोकने के लिए। अब ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर वो इम्प्यूरिटी कैसे काम करता है। 3 लेवल पे काम करता है। पहला लेवल ये है कि जैसे ही नाक के अंदर कोई चीजें जाती है तो हमें छींक आती है। छींकने का मतलब है कि हमारा इम्यूनिटी काम कर रहा है। छींकने का मतलब ये नहीं है कि हम बीमार है। इसका मतलब जो चीजें अंदर आने की कोशिश करो उसको बाहर निकालो। दूसरा, नाक के अंदर से पानी बहते हैं, जिसे हम रनिंग नोज कहते हैं या नजला कहते हैं। तो नजला का मतलब ये नहीं है कि बीमार है, ये इम्प्यूरिटीज को बहा देने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, जैसे आप ये देखिए, मेरे कर्सर को फॉलो करिए। कर्सर में जैसे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्क्रीन है, जो प्रेजेंटेशन की स्क्रीन है, उसको बड़ा कर दीजिए। और जो मेरा वीडियो आ रहा है, मैंने वैसे अभी वीडियो भी म्यूट करके रखा है। हाँ, तो जो वीडियो है वो सर दीपक मिश्रा दिस साइड। जी दीपक जी। सर आई वाज सेइंग कि वो आप ही की तरफ से आपने वीडियो अगर हटा दिया है तो प्रेजेंटेशन आपका बड़ा है, क्लियरली दिख रहा है। नो प्रॉब्लम। हाँ, मैंने जानबूझ के वीडियो हटाया ताकि थैंक यू सो मच। अच्छा, ये दीपक जी, एक और बात मैं पूछना चाह रहा था कि हमारे जी पास सर। टाइम कितना है प्रेजेंटेशन के? सर हमारे पास अभी पूरा का पूरा आप कह सकते हैं 42 मिनट्स है। अभी 42 मिनट्स है, तो मैं आज एयर प्योरीफायर की ही बात करता हूँ, ठीक है ना? फाइन सर, प्लीज कंटिन्यू ऑन। ठीक है, मैं आज ये थोड़ा सा डिटेल में देना चाहता हूँ कि जो लोग एयर प्योरीफायर अभी प्रमोट कर सकते हैं श्योर सर। ज्यादा, ताकि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उनको मिले, और अगर जिनको खुद के लिए भी खरीदना होगा तो उनको पता लगे कि क्या क्या बेनिफिट एयर प्योरीफायर से मिल सकता है। सर राइट नाउ लोग ज्यादा से ज्यादा जानना भी चाहते हैं, बिकॉज अभी अपना जो डबल पीवी स्कीम चल रहा है करेक्ट, उसके अंदर एयर प्यूरिफायर इज इंक्लूडेड। तो प्लीज सर आप कंटिन्यू करिए। ठीक, थैंक यू सर। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो 11,000 लीटर हवा जो हम हर रोज कंज्यूम करते हैं, उसके लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी है। एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी जो सिर्फ और सिर्फ एयर के अंदर को जो इम्प्यूरिटीज है उसको रोकने के लिए बनाया गया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इसके लिए ज्यादातर लोग वाकिफ नहीं है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा एक इम्यूनिटी सिस्टम है 11,000 लीटर हवा को रोकने के अंदर के इम्प्यूरिटीज को रोकने के लिए। और वो छींक छींक से या नाक से पानी बहा के या नाक के जो एयरवे है उसको कंस्ट्रिक्ट करके, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये मेरी तरफ देखिए कि एयरवे को नैरो करके, एयरवे को हल्का करके वो इम्प्यूरिटी को रोकने की कोशिश करता है। मतलब चूंकि अगर एयरवे इतना बड़ा रहेगा तो इम्प्यूरिटीज अंदर जाएगी, तो इम्प्यूरिटीज को रोकने के लिए एयरवे को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होता है, वैसे ही हमें क्या होता है कि हमें महसूस होती है कि हमारे सांस लेने में दिक्कत आती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब सांस लेने में दिक्कत आती है तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तुरंत जो है मुंह से सांस लेने लगते हैं, क्योंकि बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे ही आप मुंह से सांस लेने लगेंगे तो क्या होगा कि गले में जाके रुकेगा। मतलब जो इम्प्यूरिटीज पहले नाक से जा रहा था, अब वो गले में जाएगी। जब गले में जाएगी, पहले गले का दर्द होगा, फिर गले की खराश होंगी, फिर जो है फिर जो है ये खांसी खांसी आने लगेगी, ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो मैं आपको बार बार एक ही बार दोहरा रहा हूँ, 11,000 लीटर एयर जो हमारे शरीर के अंदर आता है, उसको उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज है उसको रोकने के लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है। और उस इम्यूनिटी सिस्टम जब रोकने की कोशिश करता है इम्प्यूरिटीज को, तो हमें कई तरीके की वार्निंग्स देते हैं, हमें कई तरीके के सिग्नल्स देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस सिग्नल से, हम उस जो वार्निंग्स है उससे उससे इग्नोरेंट है, वो हम जानते नहीं है, हम ध्यान नहीं देते। ध्यान ना देने के कारण ये धीरे धीरे ये सिम्टम्स बढ़ते रहते। पहले नाक बंद हुआ, फिर नाक से पानी बह रहा है, फिर
छींक आ रही है, फिर खांसी आ रही है, धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ते रहते। आपको लग रहा होगा कि मैंने कौन सा बायोलॉजी क्लास शुरू कर दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम इस शहर में सॉरी इस शरीर में लगभग 70 साल जिंदा रहेंगे, एवरेज 70 साल रहेंगे। और ये जो शरीर है इसको हम बदल नहीं सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमें थोड़ा सा तो जानकारी हमारे शरीर की होनी चाहिए। जिस बॉडी में हम 70 साल रहेंगे, एटलीस्ट थोड़ा सा जानकारी हो। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बच्चे बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं। वो इसलिए कि जैसे ही आप मतलब बच्चे पैदा होते हैं, हम बच्चों के लिए हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, जैसे पाउडर, साबुन, शैम्पू, तेल, हम सारी चीजें अलग लेके आते हैं। चूंकि बच्चे की जो एक्सटीरियर्स है वो नाजुक है। अब आप सोचिए, जो बच्चे पैदा होते हैं, इवन माँ के दूध से पहले सांस लेना शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लॉकडाउन के पहले या लॉकडाउन के बाद जो ड्रास्टिक चेंज आया है एयर क्वालिटी में, इससे हमें ये पता लगता है कि हम जो 11,000 लीटर सांस लेते हैं, चाहे आप किसी भी शहर में क्यों ना हो, 11,000 लीटर जो एयर हम इनहेल करते हैं, ये पूरी तरीके से जहरीले हवा है। हाँ, कुछ शहर में कम है, कुछ शहर में ज्यादा है, बट मोर और लेस 11,000 लीटर जहरीला हवा आते हैं। आप देखिए, आपने बच्चों के बाहरी चीजों का आपने पूरा ध्यान रखा, लेकिन जो ऑर्गन्स है, खास करके ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जो बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये तो बहुत नाजुक होंगे ना, जस्ट पैदा हुए हैं। ये कहा जाता है कि बच्चों के जो ऑर्गन्स है, बच्चों की जो बॉडी है, उसको डेवलप होने में लगभग 9-10 साल लग जाते हैं। आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, और ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कि जब बच्चे पैदा होते हैं, पहले दैट मोमेंट इटसेल्फ वो सांस लेना शुरू करते हैं। और क्या, किस तरीके की हवा में सांस लेते हैं? पूरी तरीके से जहरीले हवा। ये जहरीले हवा जब नाक के जरिए शरीर के अंदर घुसते हैं, तो इम्यूनिटी सिस्टम को ओवर टाइम काम करना पड़ता है, इम्यूनिटी सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ता है डैमेज से बचाने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए। और जैसे जैसे इम्यूनिटी सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो सिम्टम्स भी ज्यादा आते हैं। मतलब जब उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वार्निंग देते हैं, सिग्नल देते हैं, इसीलिए बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा पाया। दूसरा है, मैं आपको एस्थमा के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ज्यादा टेक्निकल नहीं होगा बट सिंपल होगा, क्योंकि एस्थमा जो है इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ऑन एन एवरेज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, ये कि कोरोना वायरस एक टेम्परेरी सिचुएशन है, लेकिन ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो सिम्टम्स के नाम दिख रहे हैं, ये हमारे लिए पूरे साल हमारे साथ रहते हैं। देखिए, 1-2 बार साल में बीमार पड़ना इज अ नॉर्मल थिंग, लेकिन अगर किसी के घर में कोई 2 बार से ज्यादा बीमार पड़ते हैं, तो दैट वो एक चिंता का विषय है। और मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे ये सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देते। कोरोना वायरस इज अ टेम्परेरी सिचुएशन, जो कुछ दिनों में चले जाएंगे। उसके हो सकता है कुछ दिनों में इसका वैक्सीन भी आ जाए। बट आपके स्क्रीन के ऊपर जो ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, जो हमारे इग्नोरेंस के वजह से हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में ध्यान रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि फॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गया है। लोग अब थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी लोगों को पता लग गया है। इम्यूनिटी के बारे में लोग जानकारी ले रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ती कैसे है, कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो अब ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत अच्छा सिचुएशन है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं कि पोल्यूशन के बारे में, एयर क्वालिटी के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में। तो अब हमारे लिए आसान होगा लोगों को एयर प्योरीफायर एक्सप्लेन करना। पहले जो लोग रिफ्यूज करते थे, मेरा रिक्वेस्ट होगा आप दोबारा उनको अप्रोच करिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ एस्थमा को, इंडिया को एस्थमा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि दुनिया में जितने लोग एस्थमा से पीड़ित है, एस्थमा से प्रभावित है, 1/3 ऑफ एस्थमा पॉपुलेशन इंडिया में। मतलब अगर 100 लोग दुनिया भर में एस्थमा है 100 लोगों को, तो कर लगभग 33%, 1/3
इंडिया में है। तो इंडिया में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एस्थमा से सफर कर रहे हैं, जिनके घर में एस्थमा होता है किसी को भी, वो उनका पूरा लाइफस्टाइल बदल जाता है। वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते, खेलकूद नहीं कर पाते, बहुत रेस्ट्रिक्टेड लाइफ जीना पड़ता है। मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि एस्थमा होता कैसे। आप मेरे कर्सर को फॉलो करिए कि नाक बंद के बारे में मैंने बताया था कि नाक बंद क्यों होता है, बिकॉज हमारा इम्यूनिटी सिस्टम श्रिंक कर देता है एयरवे को ताकि इम्प्योरिटीज कम जाए। जैसे नाक बंद होता है हम क्या करते हैं, हम नाक में ड्रॉप डाल देते हैं या तो नाक के अंदर इनहेलर डाल देते हैं, तो फिर जो एयरवे है यहाँ से खुल जाता है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज है वो भी अंदर जाने लगता है। आप मेरे कर्सर को प्लीज फॉलो करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। जैसे जैसे इम्प्योरिटीज नीचे जाने लगता है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि ये जैसे जैसे इम्प्योरिटीज नीचे जाने लगता है यहाँ पे पहुंचते हैं। ये ब्रोंकियल सेक्शन है। ब्रोंकियल सेक्शन का मतलब है जो छाती का हिस्सा है, जो ऊपर वाले अपर चेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, यहाँ पे सिकुड़ जाते हैं, जिसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा कि बच्चे जो है रात को सोते सोते बैठ जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। आप एक बात सोचिए, अगर नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है तो आपके पास एक ऑल्टरनेट रास्ता है, मुंह से सांस ले सकते हैं। लेकिन अगर ब्रोंकाइटिस होता है तो ब्रोंकाइटिस में काफी दिक्कत होती है सांस लेने में। फिर क्या करते हैं कि जिसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, बहुत सारे नाम है, ब्रोंकाइटिस के बहुत सारे लेयर्स है, किस तरीके का डैमेज है उससे ब्रोंकाइटिस के अलग अलग नाम है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ब्रोंकाइटिस है इसका दवाई ले लेते हैं, फिर यहाँ से खुल जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ तक जो है सिंगल एयरवे था, अब धीरे धीरे एयरवेज मल्टीपल होते गए। जैसे जैसे मल्टीपल होते गए वैसे वैसे पतले होते गए। ये जो पतले एयरवेज में जब कंस्ट्रिक्शन होता है, जब पतले एयरवेज में सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, तो उसे एस्थमा कहा जाता है। यहाँ पे आप कर्सर को फॉलो करिए, जब यहाँ पे सिकुड़ते हैं तो उसे एस्थमा कहा जाता है। आपने नोटिस किया होगा जब एस्थमा के लोग दवाई लेते हैं वो मुंह से दवाई लेते हैं और एक प्रेशर देके दवाई को इनहेल करते हैं। प्रेशर इसलिए देते हैं ताकि दवाई यहाँ नीचे तक पहुंच सके, नहीं तो अगर मुंह से नहीं देंगे, अगर नाक से देंगे तो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि नाक के अंदर बहुत सारे कर्व्ड रास्ते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, लेकिन यहाँ से सीधा रास्ता है जो डायरेक्टली यहाँ तक पहुंचता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब किसी को एस्थमा होते हैं शुरू में जो है वो महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार इस तरीके से सिम्टम्स आते हैं, इस तरीके से अटैक्स आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इग्नोर करते रहेंगे, जैसे जैसे आप उसे अब मेडिसिन से ट्रीट करते जाएंगे, वैसे वैसे एस्थमा की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। मैं आपको एक क्लियरली ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि आपके स्क्रीन के ऊपर जितने भी सिम्टम्स के आप नाम देख रहे हैं इंक्लूडिंग एस्थमा, ये बीमारी नहीं है। इट इज जस्ट अ सिम्टम, इट इज जस्ट अ वार्निंग। और ये सारी चीजें जो है ठीक हो सकती है, सिर्फ हमारे इग्नोरेंस की वजह से ये हो रहा है। जो मैं आपको दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि हवा जो हम सांस लेते हैं उसके लिए एक स्पेशल और एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम है, और वो इम्यूनिटी सिस्टम जो है एक्सक्लूसिव काम करता है हवा के जरिए जो इम्प्योरिटी शरीर में अंदर आते हैं उसे रोकने के लिए। खास करके बच्चों के केस में वो क्या होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, ओवर सेंसिटिव हो जाती है। ये जो एस्थमा है इट इज अ शेयर इग्नोरेंस, शेयर इग्नोरेंस। जैसे जैसे हम इग्नोर करते रहेंगे वैसे वैसे ये प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे नीचे आता रहे, ठीक है। अब इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन ये है कि हम इसकी इग्नोरेंस इग्नोर करते रहे, या हम इसे प्रिवेंट करें। अगर हम इग्नोर करते रहेंगे तो क्या होगा कि ये सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी या अलग अलग सिम्टम्स आते जाएंगे। जैसे आप देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, आप देखिए ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, ये देखिए, ये जो है ये सिम्टम्स बहुत कॉमन है आज की डेट में। हर घर में, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे ये सिम्टम्स, और जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ये सिम्टम्स खास करके बच्चों को होता है, और अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, सिम्टम्स बढ़ते रहेंगे। मल्टीपल सिम्टम्स को सिंड्रोम कहा जाता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कई लोग आज यहाँ पे कई लोग कनेक्टेड है ऑल ओवर
यूपी से, यूपी के कई शहर से आप लोग कनेक्टेड है। मैं आपको एक चीज जो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब कई लोग मुझे पूछते हैं कि जो है मेरा शहर तो साफ है, हमारे शहर में कोई पोल्यूशन नहीं है, हम मैं जो है ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ चारों तरफ ग्रीनरी है, मैं तो उत्तराखंड में रहता हूँ, वहां पे तो जंगल ही जंगल है, पेड़ पौधे हैं, तो हमें एयर प्योरीफायर की क्या जरूरत है? ये सवाल आपके पास भी आते होंगे, है ना? तो मैं कोई ऐसे सिचुएशन में आप क्या करिए कि ऐसे सिचुएशन में आप ये वाला जो स्लाइड है, आप मैं आपको, मैं वीरेंद्र जी को, दीपक जी को और विकास जी को मैं इस प्रेजेंटेशन को भेज दूंगा, और जो भी मैं वीडियोस दिखा रहा हूँ वो भी भेज दूंगा ताकि वो चीजें आपको सर्कुलेट कर सके। जैसे भी आपके पास ये ऑब्जेक्शंस आते हैं ना कि मैं ऐसे ग्रीनरी में रहता हूँ, मैं ऐसे शहर में रहता हूँ, वहाँ पॉल्यूशन ही नहीं है, तो मुझे एयर प्योरीफायर की क्या जरूरत है? आप ऐसा करिएगा, ये वाला जो स्क्रीन है, आप ये ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड उनको दिखाइए और ये कहिए कि ये मायने नहीं रखता कि आप किस शहर में हैं या आपकी एनवायरनमेंट कैसी है, आपके जंगल के बीच में चाहे क्यों ना रहते, लेकिन अगर घर में जो लोग आपके रहते हैं, अगर उनको ये जो सिम्टम्स आते हैं, ये जो सिम्टम्स अगर उनको आते हैं, देखिए साल में एक दो बार आना, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ये नॉर्मल। अगर 2 बार से ज्यादा आते हैं तो चिंता का विषय है और हमें प्रोटेक्शन प्रिवेंशन लेने की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ वेरेवर यू आर स्टेइंग, मतलब आप चाहे कहीं भी रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी गांव में रहते हो, चाहे आप हिमाचल में रहते हो, चाहे आप उत्तराखंड के मुंशियारी में रहते हो या बिनसर में रहते हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके घर में ये सिम्टम्स है या नहीं है। अगर ये 2 बार से ज्यादा आपको सिम्टम्स है तो एयर प्योरीफायर से आपको प्रिवेंशन हो सकता है। मोटा मोटा बहुत सिंपल पॉइंट कि आप सीधे तरीके से, मतलब इस चीज को आप डायरेक्टली आप एक नीड क्रिएट कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्शन है, लोगों के ऑब्जेक्शन होते हैं कि मैं तो ऐसी जगह रहता हूँ, मुझे क्या जरूरत है, तो सिर्फ ये स्लाइड के जरिए आप उस ऑब्जेक्शन को पूरे तरीके से चैलेंज कर सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया, ठीक है ना? तो अब चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एयर प्योरीफायर हमें किस तरीके से मदद करते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो आई होप मैं समझा पा रहा हूँ, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि एयर प्योरीफायर हमें किस तरीके से मदद करता है। हमें इतना तो समझ में आया कि हाँ, ये सिम्टम्स जो है हम इग्नोर करते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, और ये सिम्टम्स इग्नोर करने के कारण हमें बार बार आ रहे हैं, रिपीट आ रही है। और अब हम देखते हैं कि एयर प्योरीफायर कैसे मदद करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं। पब्लिक टॉयलेट का मतलब जैसे रेलवे स्टेशन में हो या किसी सड़क किनारे आप किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, तो हमारी रिएक्शन क्या होती है? हमें पता है कि पब्लिक टॉयलेट में गंदगी होती है, स्मेल होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, जर्म्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली? हम क्या करते हैं कि हम सांसों को हल्की करते हैं या सांसों के बीच में गैप बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या करते हैं पब्लिक टॉयलेट में जाके? हम सांसों को हल्की करते हैं और सांसों के बीच में गैप बढ़ा देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हम टॉयलेट के अंदर जो स्मेल है, जो जर्म्स है, उसको कम से कम इनहेल करें, कम से कम शरीर के अंदर ले। मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं? दोबारा बताता हूँ कि हम टॉयलेट में जाके सांसों को हल्की इसलिए करते हैं कि हम जहर जो है, जो स्मेल है, जो जर्म्स है, इन्फेक्शन है, वो कम से कम शरीर के अंदर जाए। आप जीरो तो नहीं कर सकते ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि टॉयलेट के बाहर आप सांस ले ले और फिर टॉयलेट के अंदर जाके आप दोबारा से सांस लीजिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमें कंटिन्यूअसली सांस लेनी है। अगर हमें कंटिन्यूअसली सांस लेनी है तो हम क्या करेंगे? हम सांसों को हल्की करेंगे और रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम 11,000 लीटर हवा हम रोज इनहेल करते हैं, और 11,000 के 11,000 लीटर हम प्योरीफाई नहीं कर सकते। हम एयर प्योरीफायर को गले में लटका के घूम नहीं सकते। हम एयर प्योरीफायर को अपने बेडरूम में लगा सकते हैं या अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। अगर हम बेडरूम या ड्राइंग रूम में एयर प्योरीफायर लगाते हैं
तो हम इम्प्यूरिटीज जो जहर 11,000 लीटर हवा के साथ जो जहरीले हवा जाती है हमारे शरीर के अंदर, उस जहर की मात्रा को कम कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि वैसे तो एक सिगरेट पीना भी नुकसानदायक है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे, एक रूपक के तौर पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 10 सिगरेट, अगर कोई 10 सिगरेट पीते हैं और 10 सिगरेट जितना नुकसान करता है, उसको फिर 5 सिगरेट पीजिए, 5 सिगरेट नुकसान को रिड्यूस करे। मान लीजिए 11,000 लीटर हवा के साथ 10 सिगरेट जितना जहर हमारे शरीर के अंदर जाता है। आप एयर प्यूरिफायर अगर लगाते हैं अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में, तो आप 10 सिगरेट से 5 सिगरेट कर सकते हैं, मतलब जहर की मात्रा रिड्यूस कर सकते हैं। मैं आपको समझा पाया? कैन आई सी सम रेज्ड हैंड या कमेंट्स, जिससे मैं समझ पाऊँ कि हाँ, मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो कई लोग कहते हैं ना कि प्यूरिफायर तो घर पे लगा लेंगे, बाहर जाएंगे तो क्या करें? तो उसका ये जवाब होगा कि देखिए, प्यूरिफायर हमें 24 घंटे गले में लटका के घूमने की जरूरत नहीं है। अगर हम बेडरूम में लगाते हैं, तो हम बेडरूम की हवा को प्यूरिफाई करके जहर की मात्रा रिड्यूस कर सकते हैं। रिमेम्बर, टॉयलेट वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी कहते हैं कि हाँ, इम्यूनिटी हमारी खराब होगी, हाँ, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, तो उन लोगों को आप टॉयलेट वाला एग्जाम्पल दीजिए और आप उन्हें कहिए कि टॉयलेट में जाके हम सांस को रोकने की कोशिश क्यों करते हैं, हम सांस को हल्की क्यों करते हैं? हमें पता है वहां पे जहर है। अगर इम्यूनिटी हमें स्ट्रांग होगी तो हम वहां पे जाके तो बिंदास सांस लेंगे ना। तो कोई भी अगर आपको चैलेंज करते हैं कि घर पे लगाएंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे, या इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, उनको आप टॉयलेट वाला एग्जाम्पल जरूर बताइए, ठीक है ना? तो अब आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा अभी। मैं ये बताना चाहूंगा कि प्यूरिफायर को हमें किस तरीके के इस्तेमाल किस तरीके से करना है। मतलब प्यूरिफायर कहाँ पे लगाएंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपको प्यूरिफायर से फायदा चाहिए तो प्यूरिफायर की मेंटेनेंस, प्यूरिफायर का पोजीशनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा प्यूरिफायर इस तरीके से दिखता है। ये है फ्रंट साइड और इसका एक बैक साइड है। आप जब बेडरूम में लगाएंगे, प्यूरिफायर का ये वाला जो हिस्सा है, जो फ्रंट है, वो रूम की तरफ रहेगा। मतलब आप ऐसी जगह लगाइए जहां पे आप पूरे कमरे का जो है आप बेहतर एयर सर्कुलेशन हो सके। मतलब इसको कहीं टेबल के नीचे या कबर्ड के साइड में अब छुपा के नहीं रखना है। आप इसको ऐसी जगह लगाइए ताकि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो सके। और जो पीछे वाला साइड है उसको दीवार से लगभग 1-1.5 फीट दूर रखिए। ये जो बैक साइड है उसको दीवार से लगभग 1-1.5 फीट डिस्टेंस में रखिए ताकि प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके। और प्यूरिफायर को या तो आप मीडियम फैन की स्पीड पे चलाइए या हाई। अगर आपका रूम साइज 200 स्क्वायर फीट तक है तो आप इसे मीडियम में चलाइए। अगर 200 से ऊपर है तो हाई पे चलाइए, ठीक है? लो मोड पे कभी मत चलाइए। और एक और बात, इंडिया में हर घर में एसी नहीं है। हाँ, कई लोगों के घर में एसी है और एसी जो है 5-6 महीने इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? तो अगर एसी कमरे में आप इस्तेमाल करेंगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो परफॉर्मेंस आपको बेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉन एसी रूम में लगाते हैं, अगर दरवाजा और खिड़की दोनों खुले हैं, फिर प्यूरिफायर काम नहीं करेगा, ठीक है ना? लेकिन अगर दरवाजा या खिड़की दोनों में से कोई एक बंद है, मान लीजिए खिड़की बंद है, तो प्यूरिफायर को खिड़की के आसपास लगाइए। अगर आपका दरवाजा बंद है, खिड़की खुला है, चूंकि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, हम दरवाजे खिड़की बंद करके सिर्फ सर्दी के समय रहते हैं, उस समय तो बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन बाकी समय या तो दरवाजा या तो खिड़की, दोनों में से कोई एक खुला रहता है। अगर दरवाजा बंद है तो दरवाजे के आसपास आप प्यूरिफायर को लगाइए, लेकिन जैसे मैंने कहा, ऐसी जगह लगाइए जहां से प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे, इसकी साफ सफाई कैसे करना है। अब देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर जो
बैक साइड है, फिल्टर वाला साइड है, वहां पे 3 फिल्टर है, एक वी फिल्टर, ये कार्बन फिल्टर और ये हेपा फिल्टर। ये जो प्री फिल्टर है इसको आप हफ्ते में एक बार पानी से धोइए और सुखा के इसको वापस लगाइएगा। प्री फिल्टर को हफ्ते में एक बार धोना है। कार्बन फिल्टर आप हल्का सा झाड़ लीजिए, बालकनी में लेके हल्का सा झाड़ लीजिए, और कोई खास मेंटेनेंस कार्बन फिल्टर का नहीं। हेपा फिल्टर को आपको 15 दिन में एक बार धूप दिखाना है। धूप इसलिए दिखाना है कि आपको मैंने ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के बारे में कहा था, ठीक है। ड्रॉपलेट का मतलब है कि ये जैसे पानी के ड्रॉपलेट्स है, कभी कभी क्या होता है एयर सर्कुलेशन में पानी के ड्रॉपलेट्स भी हेपा फिल्टर में चिपक जाते हैं। तो धूप दिखाने से ये जो पानी के ड्रॉपलेट्स है या फंगस है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिल्टर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और लाइफ भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। एक और बात कि मान लीजिए कि आपके घर में धूप उतनी नहीं आती, 2-3 घंटे की धूप नहीं आती, तो आप हफ्ते में एक बार 1-1 घंटे के लिए धूप में रखिए, ठीक है। जैसे मैं भी करता हूँ, मैं हर हफ्ते 1 घंटे के लिए धूप दिखा देता हूँ। ये जो कार्बन फिल्टर है और हेपा फिल्टर है, इसको पानी से बिल्कुल नहीं धोना है। कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर की लाइफ 2-2 साल की है, 2 साल। अब कैसे पता लगेगा कि आपको फिल्टर बदलना है? ये जो कार्बन फिल्टर है इसके अंदर से अगर स्मेल आने लगे तो आप उसे बदल दीजिए। अगर हेपा फिल्टर में अगर स्मेल आ रहा है और धूप में रखने के बावजूद भी स्मेल नहीं जा रहा है तो आप उसे बदल दीजिए। दूसरा कि अगर बाई चांस जो एयर प्रेशर है, जो एयर फ्लो है वो अगर ड्रॉप हो जाए 50% तो आप हेपा फिल्टर को बदल दीजिए। नॉर्मली जैसे आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे हेपा फिल्टर के सरफेस काला पड़ने लगेगा, ये नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि जो चीजें अब तक हमारे शरीर में जा रहा था अब वो हेपा फिल्टर उसको रोक रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाहूंगा कि आप एयर प्यूरिफायर पूरे साल इस्तेमाल करिए, पूरे साल। एयर प्यूरिफायर के बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब प्रॉपरली साफ सफाई करेंगे और पूरे साल इसे इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे अगर आप हेपा फिल्टर, अगर आप एयर प्यूरिफायर को कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं करते या प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते तो हेपा फिल्टर का खराब होने का चांसेस रहता है। तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि बाई चांस मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि 15-20 दिन 1 महीने के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, तो उस समय आप ऐसा करिएगा कि हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर को मशीन के अंदर से निकाल लीजिए और हेपा फिल्टर को धूप दिखा के प्रॉपरली 1-2 घंटे के लिए धूप दिखा के आप अलग से मशीन के अंदर मत रखिए, उसको अलग से कागज में लपेट के छोड़ के जाइए, ठीक है ना। तो जब आप वापस आएंगे तो उसको फिर एक बार और धूप दिखा के फिर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आप घर के अंदर है, अगर आपकी ऐसी कोई मतलब आउट स्टेशन विजिट्स नहीं होती तो आप प्रॉपरली मेंटेन करिए, एयर प्यूरिफायर को साफ सफाई करिए और प्रॉपरली इस्तेमाल करिए ताकि आपको ये इसके बेनिफिट मिलते रहे, ठीक है ना। तो प्लीज आप एक चीज ध्यान दीजिए कि आपने प्यूरिफायर खरीदा है तो हमारा फर्ज होता है कि आपको बताना ताकि आप इसके बेनिफिट ले सके और आगे भी लोगों को इसके बारे में बता सके, ठीक है। तो हम वापस आते हैं इसमें। कई लोग पूछते हैं पावर कंजम्पशन के बारे में। पावर कंजम्पशन इसका अगर मीडियम या हाई पे चलाएंगे तो 25 वाट और 45 वाट, मतलब अगर आप इसको 12 से 15 घंटे चलाएंगे तो 5 से 10 यूनिट का कंजम्पशन होगा दिन में, सॉरी महीने में, ठीक है ना। तो पावर कंजम्पशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूं मैं कि एयर प्यूरिफायर में क्या होता है कि एयर प्यूरिफायर में हमें पता नहीं लगता कि हमारा एयर प्यूरिफायर काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो हमें क्या है कि हमें कई लोग कहते हैं कि भाई आपका प्यूरिफायर क्या है यार, लगा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मोबाइल फोन पे सिम कार्ड लगाते ही आप कॉल कर सकते हैं, टीवी आप परचेज करिए, डिश कनेक्शन लगाइए, आप देख सकते हैं, एयर कंडीशनर से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। लेकिन प्यूरिफायर जो है हमें इमीडिएट कोई रिजल्ट नहीं देता। तो हमने ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके
ये 4 फायदे जो आपको प्यूरिफायर लगाने से मिल सकता है। हमने एस्थमा एलर्जी के बारे में बात किया था। तो जिनको एस्थमा या एलर्जी है और जो पफ लेते हैं, दवाई लेते हैं, 7 से 10 दिन के अंदर उनकी एस्थमा और एलर्जी 50% तक रिड्यूस हो सकता है। मतलब दवाई की मात्रा जो है, दवाई का फ्रीक्वेंसी, मतलब मान लीजिए आप हफ्ते में 10 बार लेते हैं, है ना? तो 10 बार एक हफ्ते में 5 बार हो सकता है। अब देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक और बहुत क्रेडिबल सर्टिफिकेट है। हम आप सोचेंगे एस्थमा एलर्जी जैसा बहुत इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब सिम्टम स्ट्रॉन्ग बीमारी जो है, एयर प्योरीफायर कैसे इतनी आसानी से रिड्यूस कर सकता है। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एलर्जी यूके एक बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्थमा एलर्जी के ऊपर रिसर्च करते हैं और वो ये देखते हैं कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जो विदाउट साइड इफेक्ट जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, वो कैसे एस्थमा एलर्जी को रिड्यूस करता है। तो उस तरीके के प्रोडक्ट्स को वो सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट देते हैं। तो उन्होंने हमारे प्योरीफायर को, शार्प प्योरीफायर को टेस्ट करके हमें सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया। ये देखिए, यह है सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट जो हर डब्बे में ये सिंबल आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी इंडिया में किसी भी एयर प्योरीफायर कंपनी के पास ये नहीं है। इसका मतलब ये है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि शार्प वेस्टीज का एयर प्योरीफायर एस्थमा एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए, एस्थमा एलर्जी के मेडिकेशन को रिड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा कार्यकर है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरा पॉइंट, सुबह उठ के कई लोगों को गले में खराश होती है, कई लोगों को छींक आती है, खांसी आती है। तो 3 से 4 दिन के अंदर ये जो मॉर्निंग एलर्जी है, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना? मैंने सबसे शुरुआत में मैंने आपको ये कहा था कि बच्चे बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं उनके सारे ऑर्गन्स नाजुक होते हैं और 11,000 खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम, 11,000 लीटर का झटका, 11,000 लीटर हवा का, पोल्यूटेड एयर का जब झटका पड़ता है, नाजुक से रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो अगर आप बच्चों के कमरे में एयर प्योरीफायर लगाते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि बच्चों की बीमारी में 50% तक रिडक्शन आया है। मतलब अगर बच्चे 5 बार बीमार पड़ते हैं और साल में 20-25 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि 10 दिन के लिए बीमार पड़ेंगे। ठीक है ना? तो ये बहुत अहम पॉइंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग हैं जो अभी कनेक्टेड है, जिनके भी घर में बच्चे हैं, वो आप प्लीज एयर प्योरीफायर लगाइए, प्रॉपरली इस्तेमाल करिए, ताकि आप बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं, उनके इम्यूनिटी को रेस्ट करा सकते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। चौथा पॉइंट, एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि कई लोग जो एसी कमरे में सोते हैं, है ना, आपने देखा होगा, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे लगभग 500 लोग कनेक्टेड है इस समय। अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, जिनके घर में एयर कंडीशनिंग है, एसी लगा हुआ है, जब आप एसी कमरे में सो के उठते हैं तो क्या आपको सर में भारीपन, नाक बंद या गले में खिचखिच की शिकायत होती है? आप अपने आप से ये सवाल पूछिए। हो सकता है आपको ना हो सकता है आपके फैमिली मेंबर को। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सवाल 10 लोगों से पूछेंगे, हाँ, तो 10 में से 5 या 6 लोग आपको ये कहेंगे कि हाँ होता है। मैं आपको एक और पॉइंट इसके साथ बताना चाहूंगा कि हम लोग जब प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, एयर प्योरीफायर के बारे में बात करते हैं, हम प्रोडक्ट को सामने रख देते हैं, प्रोडक्ट को लेके आ जाते हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्रोडक्ट को मत लाइए। प्रोडक्ट जब लेके जाते हैं तो सारा डिस्कशन जो है प्रोडक्ट के ऊपर चला जाता है कि कितना है, महंगा क्यों है, सस्ते में मिलता है। तो आप प्रोडक्ट बिल्कुल मत लेके जाइए, पहले आप नीड को क्रिएट करिए जिस तरीके से आज के प्रेजेंटेशन में हमने किया है। तो कई लोग कहते हैं कि मैं बातचीत की शुरुआत कैसे करूं, मैं कैसे कैसे शुरू करूं कि मतलब एयर प्योरीफायर की नीड हमें समझ में आए। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा बताता हूँ, जिनके घर में एसी है, मान लीजिए मैं 3-4 सवाल आपसे पूछता हूँ। पहला सवाल, सर आप कितने साल से एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, उसका जवाब आपको मिलेगा। दूसरा, साल में कितने महीने आप एसी को चलाते हैं? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कि जब आप, सर आप बुरा मत मानिए, मैं आपको एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ
जब आप एसी कमरे में सो के उठते हैं तो आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को क्या सर में भारीपन, नाक बंद या गले में खराश की शिकायत होती है? तो ये जो शिकायत होती है, ये जो सर में भारीपन होता है, कितनी फ्रीक्वेंटली होता है? हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, कितनी फ्रीक्वेंसी में होती है? तो ये जो सिम्पटम्स है, ये जो सर में भारीपन है, ये पिछले 1 साल से पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा है या इस साल कम है? क्या ये बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर ये बढ़ रहा है तो इसको कम करने के लिए क्या आप कुछ करना चाहेंगे? हम लोग एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट ये सिम्टम्स ही नहीं, कई तरीके के स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स जैसे एस्थमा है, एलर्जी है, इस तरीके के सिम्टम्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं। क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? क्या आप उसको देखना चाहेंगे? ये एक बहुत सिंपल तरीका है जिससे आप एक क्यूरियोसिटी जनरेट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप एयर प्योरीफायर ना लेके आप एक कॉन्सेप्ट को लेके जाइए। आप एक बेहतर तरीके से आप एक कन्वर्सेशन शुरुआत करिए और नीड क्रिएट करिए, एक एस्पिरेशन क्रिएट करिए, एक आशा दिखाइए, ठीक है ना? एक आकांक्षा कि हाँ, मेरे घर में ये रेस्पिरेटरी इश्यूज है, उसको किस तरीके से मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। मैं आपको जो है ना टेक्निक्स देख रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि मैं आपको जो है तरीका बता रहा हूँ कि आप मार्केटिंग प्रेजेंटेशन, आप एक क्यूरियोसिटी कैसे जनरेट कर सकते हो, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हो। शुरू से मैंने आपको जैसे बताया, कई लोग बोलते हैं एयर प्योरीफायर नहीं चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि वो दिखाइए, वो स्लाइड दिखाइए जिसमें बीमारी के नाम लिखे हुए हैं। अगर आपके घर में ये है, 1 बार है तो कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करिए, लेकिन 2 बार से अगर ज्यादा है किसी को तो चिंता का विषय। तो ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर इसी कमरे में आपको सांस की दिक्कत होती है, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होती है, नाक बंद होता है, तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकती है। तो ये जो स्क्रीन है, ये जो स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो इसको आप यूटिलाइज करिए अपने प्यूरीफायर के बेनिफिट्स को बताते हुए, ठीक है ना? एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आप ये भी तरीका एक और है जिससे आप बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है ना, या आप किसी ऐसे आदमी के पास गए जो बहुत सीनियर है, बहुत मतलब मान लीजिए कि किसी डिपार्टमेंट का हेड है, कंपनी का मालिक है, तो वहां पे ज्ञान देना मुश्किल होता है, उनको नॉलेज ज्यादा होता है। तो आप सीधे सीधे ये कहिए, मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, तो आप उनसे पूछिए, सर, ऑल्दो मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो और हम लोग जो है हम लोग एयर प्योरीफायर भी प्रमोट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा एयर प्योरीफायर और हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में आप बेहतर जानते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में आप बेहतर जानते हैं। सर, आपको क्या लगता है एयर प्योरीफायर की ओपिनियन क्या है? आपको क्या लगता है एयर प्योरीफायर यूजफुल है या नहीं यूजफुल? तो ऐसा सवाल जब आप पूछेंगे, आपने बॉल को उनके कोर्ट में डाल दिया, मतलब उनके ऊपर डाल दिया, वो उनको जवाब देना है, या तो पॉजिटिव होंगे जवाब या तो नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव हुआ, खास करके नेगेटिव ही होगा, वो बोलेंगे यार एयर प्योरीफायर तो बेकार। अब तक तो आपको यही जवाब मिलते आ रहे हैं ना कि एयर प्योरीफायर बेकार है, किसी काम का नहीं। तो आप उनको ये वाला स्लाइड दिखाइए, उनको सिंपल सी ये बात कहिए कि सर, अगर मैं आपको कोई एयर प्योरीफायर प्रपोज करता हूँ जो ये 4 बेनिफिट आपको दे सकता है, हाँ, क्या आप कंसिडर करना चाहेंगे? मैं इस बात को दोहराता हूं दोबारा, प्लीज आप ध्यान से सुनिए। नंबर 1, सर, आप किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो आप उनसे ये कहिए कि सर, ऑल्दो हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग एयर प्योरीफायर भी प्रमोट करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि एयर प्योरीफायर के बारे में या हेल्थ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में आप हमसे बेहतर जानते हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं। तो आपकी ओपिनियन क्या है एयर प्योरीफायर के बारे में? आपकी ओपिनियन क्या है? अगर आप ये सवाल पूछेंगे, मोर और लेस नेगेटिव ही ओपिनियन होगा कि एयर प्योरीफायर बेकार है, तब आपके पास एक बहुत बेहतरीन मौका है कि आप ये स्लाइड को दिखाइए और ये कहिए कि सर, अगर मैं आपको कोई एयर प्योरीफायर ऐसे बताऊं जो ये 4 बेनिफिट आपको दे सकते हैं, क्या आप कंसीडर करना चाहेंगे?
तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई ये आप इतने दावे के साथ क्यों कह सकते हो? फिर आप ये कहिए कि हम दावे के साथ इसलिए कहते हैं कि हमारे पास 32 ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेट, राइट, 32 ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेट आपके स्क्रीन के ऊपर। मैं एक उसका एक ग्लिम्स दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये जो फाइल आपको दीपक जी के थ्रू, विकास जी के थ्रू और वीरेंद्र जी के थ्रू आपको मिलेगा, ये 7 MB की फाइल है। मैं अपना ईमेल आईडी भी दे दूंगा, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये देखिए जो 7 MB की फाइल मिलेगा। मैं आपको ये देखिए 128 पेज की है। आपको 128 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पहले 3 पेज में आपको पता लग जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट के दम क्या है। पहले पेज में हमने ये देखिए लिस्ट है 32 ऑर्गेनाइजेशंस के जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करके सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है, राइट। ये है नंबर 1। नंबर 2, ये जो भी बैक्टीरिया, एलर्जेंस, फंगस और वायरस हमारा प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके बारे में डिटेल्स है। और जो मैंने आपको ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन का बताया वो भी यहाँ पे है, ठीक है। मतलब सारे के सारे सर्टिफिकेट्स जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ वो सारे आपको ये 7 MB के फाइल में मिलेंगे, राइट। तो ये जरूर आप दिखाइए उन लोगों को जो लोग हमारे प्रोडक्ट को भरोसा ना करें। ये एक बहुत बेहतरीन बेनिफिट है हमारा जो बाकी ब्रांड में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो अब टाइम बहुत लिमिटेड है, हमें अगले 5 मिनट के अंदर क्लोज करना है। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि कैसे हम लोगों को अप्रोच करेंगे। वैसे मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दिए हैं, मैं 1-2 और एग्जांपल देना चाहता हूँ। न्यूबॉर्न बेबीज के साथ एग्जांपल मैंने दे दिया है कि बच्चों को कैसे आप बच्चों के पेरेंट्स को, खास करके मदर, बच्चों के मदर को आप कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है ना, ये मैंने बताया। एस्मा के बारे में मैंने बताया कि एस्मा को क्या फायदा हो सकता है, लेकिन उनको डायरेक्टली आप ऐसे मत कहिए कि हमारे पास प्रोडक्ट है आपका, आप दवाई कम हो जाएगी। आप उनसे ये कहिए कि मान लीजिए कि आपके किसी डाउनलाइन के कोई रिलेशनशिप है में एस्मा है किसी को, या दोस्त है उनको एस्मा है, आप उनसे ये कहिए कि सर मैंने, आप बुरा मत मानिए, मैं आपको एक कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका रेफरेंस मुझे इन्होंने दिया है। मैंने देखा है, मैंने शायद आप एस्थमा के मेडिसिन लेते हैं, तो क्या आप ये अपने लिए लेते हैं या आपके किसी फैमिली मेंबर्स के लिए लेते हैं? तो फिर वो इसका तो जवाब दे देंगे। फिर आप उनसे ये पूछिए कि ये जो मेडिसिन आप लेते हैं, तो ये मेडिसिन कितने सालों से ले रहे हैं? उसका भी जवाब वो दे देंगे कि ये 1 साल से ले रहे हैं या 2 साल से ले रहे हैं। तो फिर आप उनसे ये पूछिए कि ये जो मेडिसिन है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है कि घट रहा है? मतलब जितना दवाई आप लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है या घट रहा है? फिर आप उनसे ये पूछिए, फिर आप उनसे ये कहिए कि सर बुरा मत मानिए कि ये जो मेडिसिन है, ये एलोपैथिक मेडिसिन जो है केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, जो हमारे टेम्पररी रिलीफ तो देता है लेकिन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके। हम लोग एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है जिससे आप नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट ये मेडिकेशन को 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं। क्या आप कंसिडर करना चाहेंगे? क्या आप थोड़ा सा टाइम देंगे जब मैं आपसे मिल सकता हूँ? तो इस तरीके से आप अप्रोच करिए। इससे क्या होगा कि मतलब आप फोर्स भी नहीं करेंगे, एक क्यूरियोसिटी जनरेट करेंगे, ठीक है ना। तो जिनके घर में पेट्स है, मैं आपको एक और सर्टिफिकेट आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ, खास करके जिनके घर में पेट्स है। आप देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये पेट्स से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है, ये देखिए प्लाज्मा क्लस्टर को पेट हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है, एनिमल हॉस्पिटल में, और पाया गया है कि एनिमल हॉस्पिटल में बैक्टीरिया, वायरस और स्मेल को रिड्यूस कर सकता है। आप सोचिए, जो हमारा प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी एनिमल हॉस्पिटल में पेट इन्फेक्शंस को और पेट स्मेल को रिड्यूस कर सकता है, वो पेट जिनके घर में पेट्स है वहां पे तो रिड्यूस कर ही सकता है ना। आप जो हाईलाइटेड वाला लाइन देखिए कि हेल्थ एंड इम्यूनिटी ऑफ पेट ओनर्स, मतलब जिनके घर में पेट्स है उनके घर में भी पेट से इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेट के सलाइवा से पेट स्मेल हो सकते हैं, तो वो भी हमारा प्यूरिफायर रिड्यूस कर सकते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मैं प्रेजेंटेशन के साथ साथ
हमारा प्रोडक्ट बेहतर कैसे है, बाकी ब्रांड से कैसे बेहतर है, वो भी चीजें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीरेंद्र जी और दीपक जी, हमारे पास और कितने समय है? 2-3 पॉइंट क्या मैं और बता सकता हूँ प्लीज? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज टेक योर टाइम सर। अच्छा, दीपक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, आप अगर कुछ क्वेश्चंस मेरे लिए प्लीज सिलेक्ट कर देंगे ताकि सर मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस के जवाब दे रहा हूँ सर। ओ ठीक है, जितने लोगों के सवाल थे, जैसे कुछ लोग के थे कि जो एलर्जी सर्टिफिकेट है वो आप बता दीजिए, मैंने उन्हें बता दिया, आप हमें जो है ईमेल कर सकते हो, वहां से ले सकते हैं आप। इसके अलावा जो है लोगों के सवाल थे कि यूट्यूब पे अवेलेबल है या नहीं, ऐसे तमाम तरह के सवाल थे, उनके जवाब मैं दे रहा हूँ सर बैक। अच्छा अच्छा, प्रवीण शर्मा जी पूछ रहे हैं, प्रवीण goes twice a week for dialysis, level of urea and creation disease. प्रवीण शर्मा जी, आप देखिए, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम एनवायरनमेंट से जो 3 चीजें लेते हैं, फूड, एयर एंड वाटर, ये 3 चीजें हम एनवायरनमेंट से लेते हैं। ये जो 3 चीजें हैं, ये हमारे लिए, शरीर के लिए, शरीर के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए रॉ मटेरियल है, जिसमें से एयर जो है सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। चाहे आपके घर में कोई भी पेशेंट हो, चाहे किसी भी तरीके के पेशेंट्स हो, किसी भी तरीके के बीमारी है, चूंकि एयर की वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, उनके जरिए इम्प्यूरिटीज के शरीर के अंदर का जाने का खतरा भी सबसे ज्यादा है। तो चाहे किसी भी बीमारी से आपके पेरेंट्स या आपके घर में किसी को हो, एयर प्योरीफायर डेफिनेटली मदद कर सकता है, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी तरीके की बीमारी। ये क्यों? बिकॉज एयर का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। एयर के जरिए, अगर एयर के जरिए इम्प्यूरिटीज को आपने कम कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने काफी हद तक आपने बीमारी के रिकवरी में मदद करते हैं। ठीक है ना? दीपक जी, आप बता दीजिएगा कि सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है एयर प्यूरिफायर से रिलेटेड, वो मैं पढ़ता जा रहा हूँ सर, आप उसका जवाब आप देते जाइएगा। हाँ हाँ, बताइए। तो अगला क्वेश्चन ये है सर कि कैन वी यूज एयर प्यूरिफायर इन आईसीयू? आईसीयू में देखिए, आईसीयू में यूज तो कर सकते हैं, लेकिन आईसीयू से ज्यादा मैं हॉस्पिटल, खास करके हॉस्पिटल के लिए मैं एक आपको बिजनेस प्रपोजल देता हूँ, एक तरीका बताता हूँ, जिससे कि आप, मतलब क्या होता है कि जब हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, हम ओटी और आईसीयू के बारे में ही सोचने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और भी तरीके हैं हॉस्पिटल्स को अप्रोच करने के लिए। मैं आपको एक यूनिक तरीका बताता हूँ। आप दीपक जी, मान लीजिए आप एक हॉस्पिटल के ओनर है और मैं जो है डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जितने भी लोग अभी कनेक्टेड है, आप प्लीज ध्यान से सुनिए कि मैं कन्वर्सेशन को किस तरीके से कर रहा हूँ। दीपक जी, आप पहली बात तो टारगेट करिए उन हॉस्पिटल्स को जो 50 to 100 बेडेड हॉस्पिटल्स है। राइट सर। मैं फोन करूंगा, सर दीपक जी, सर मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ और हम लोग के पास कुछ प्रोडक्ट्स है जो हम आपको ऑफर करना चाहते हैं, जिससे आपके हॉस्पिटल की रेपुटेशन और जो आपके पेशेंट केयर सिस्टम है, प्रोसेस है, उसको आप इनहेंस कर सकते हैं। मैं आपसे क्या 10 मिनट का अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ? क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ प्लीज? तो अपॉइंटमेंट मिल जाएगा आपको, अपॉइंटमेंट मिलेगा। अगर आप ऐसे कहेंगे कि रेपुटेशन बढ़ाएंगे, पेशेंट केयर को एनहांस करेंगे, तो अपॉइंटमेंट मिलेगा। जब अपॉइंटमेंट मिले, फिर आपसे मैं फेस टू फेस मीटिंग कर रहा हूँ। दीपक जी, सर आपके हॉस्पिटल में सिंगल और डबल बेडेड रूम कितने हैं? सर टोटल ऑलमोस्ट 20 रूम्स है। 20 रूम्स है। मान लीजिए सर, एक बिजनेस प्रपोजल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये जो 20 रूम्स है, इसमें आप एयर प्योरीफायर लगाते हैं, ठीक है ना? पर रूम आपका कॉस्ट पड़ता है 18,500 रुपए पर रूम का कॉस्ट, ठीक है? मान लीजिए कि पेशेंट से आप पर डे 100 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, पर डे 100 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जो मुझे लगता है कोई भी दे देगा, और एयर प्योरीफायर आप लगा देते हैं, तो पर डे 100 रुपीज का मतलब एक महीने में आपके 3,000 रुपए वापस आ गए।
राइट सर। 6 महीने में आपके 18,000 रुपए वापस आ गए। इसका मतलब आपने जितने पैसे डाले थे प्यूरिफायर परचेज करने में, 1 महीने में आपका पैसा वापस आ गया। और अगले 6 महीने में आपका पैसा वापस आ गया और अगले 6 महीने में जितना आपने पैसा डाला था उसका डबल पैसा आ गया। मतलब 100% प्रॉफिट आपका 1 साल के अंदर आ गया। तो राइट सर। साथ के साथ आपके हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज जब पेशेंट आएंगे या पेशेंट के रिलेटिव आएंगे या गेस्ट आएंगे, वो देखेंगे एयर प्योरीफायर लगा हुआ है, तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन बढ़ेगी। जो पेशेंट्स है वो कॉन्फिडेंस उनको ज्यादा होगा कि हाँ क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा घटेगा, है ना। तो ये एज अ बिजनेस प्रपोजल आप हॉस्पिटल्स में टारगेट करें। ठीक है दीपक जी, और कोई क्वेश्चन? ये अच्छा लगा सर, आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये बहुत ही अच्छा